आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 से पहले की, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ नहीं था। 20 अगस्त 1917 जब एडविन मॉन्टेग्यू भारत आया, उस समय एडविन मॉन्टेग्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के रूप में काम कर रहे थे। एडविन मॉन्टेग्यू एक डिक्लेरेशन दिया। इस डिक्लेरेशन में इंडिया में धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनने की बात की जा रही थी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट, यानी कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो इंडियंस लोगों के द्वारा ही बनना चाहिए। साथ ही जो असेंबलीज है इनमें इंडियंस लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ाने की बात की जा रही थी इसमें। अब मन में दो क्वेश्चन आता है, पहला कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या है और दूसरा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कब तक बनेगा। आइए पहले पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या है, तो इसका एक डिफिनीशन है, व्हेन ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड, द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन एंड कॉल फॉर अ जनरल इलेक्शन। मतलब ऐसा गवर्नमेंट जिसको समय से पहले भी हटाया जा सके और टाइम टू टाइम उसे क्वेश्चन आंसर भी किया जा सके। देखिए हम बात कर रहे हैं 1917 की, जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी का ही पार्ट था और धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात की जा रही थी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनने की बात इतनी तेजी से बढ़ा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक एक्ट पास करना पड़ा। एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको एक और नाम से जाना जाता मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसमें वायसराय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 की गई। एक फाइनेंस कमेटी भी सेटअप किया गया और मेजोरिटी ऑफ मेंबर को इंडियंस लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट करने की भी बात हुई थी। साथ ही एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन भी सेटअप की जाएगी। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के 10 साल बाद एक कमीशन भी सेटअप करना था। तय समय से 2 वर्ष पहले ही कमीशन सेटअप हो गया। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में यह कमीशन सेटअप हुआ और कमीशन का नाम रखा गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट मई 1930 में पब्लिश किया। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बेसिस पर लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 में हुआ, दूसरा 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला और तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। इसका आउटपुट ये निकल के आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सामने आया। लेकिन उससे पहले 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बार मांग रखी गई। एम.एन. रॉय ने कहा कि भारत में सेल्फ गवर्नमेंट बनने वाला है, तो सेल्फ गवर्नमेंट बनने के लिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना होगा और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। तो एम.एन. रॉय ने सबसे पहले डिमांड किया। लेकिन उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या लिखा हुआ था। तो इसमें लिखा हुआ था कि प्रोविंस लेवल पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। साथ ही जो वोटिंग राइट है उसको 10% तक, यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 10% अब वोटिंग किया जाएगा, जो कि उस टाइम के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज है। देखिए 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग रखा। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मांग रखा। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाहरी हस्तक्षेप से बिल्कुल ही मना किया। जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव का नाम है अगस्त ऑफर और इसमें यह मेंशन किया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें इंडिया के अलावा कहीं और से कोई मेंबर शामिल नहीं होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये अगस्त ऑफर एक्सेप्ट किया गया और जवाहरलाल नेहरू को पूरा इजाजत मिल गया कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन
इंडियंस के लिए ही और इंडिया लोगों के द्वारा ही बनाया जाए।